Hello student, good morning. Welcome to my channel Physics by BS Kelawat and today's class for the English medium. तो देखिए स्टूडेंट, हम जो पढ़ रहे हैं क्लास 12 की यूनिट नंबर फर्स्ट पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, और हमने स्टार्ट किया है इलेक्ट्रोस्टैटिक का चैप्टर नंबर सेकंड विच इज़ गाउस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। और अभी तक हम गाउस लॉ एंड एप्लीकेशन पर टोटल 8 लेक्चर कर चुके हैं और आज का लेक्चर 2.9 होगा। उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो उसमें हम गाउस लॉ की एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आपको ध्यान होगा इससे जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें भी हमने क्या पढ़ा था, गाउस लॉ की एप्लीकेशंस के बारे में ही पढ़ा था, और वहाँ हमने 3 गाउस लॉ की एप्लीकेशन को हमने सॉल्व किया था। देखो तीनों एप्लीकेशन कौन कौन सी थी, तो एक तो क्या था, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर था, उस पर लीनियरली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट था और उसके कारण किसी पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना हमने सीखा था, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ लॉन्ग इनफाइनाइट कंडक्टिंग वायर। उसके बाद हमने सेकंड एप्लीकेशन की थी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ इंसुलेटिंग शीट, है ना, या नॉन कंडक्टिंग शीट। मतलब हमारे पास एक शीट थी 2 डायमेंशनल, ठीक है, और उसके कारण हमने नॉन कंडक्टिंग थी और उसके कारण हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना सीखा था। क्लियर है। और लास्ट एप्लीकेशन हमने जो पढ़ी थी जो प्रीवियस क्लास के अंदर, वो थी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ कंडक्टिंग शीट, है ना, इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट। ठीक है। अब हमारे पास आज क्या पढ़ने वाले हैं, जो एप्लीकेशंस हमारे पास बाकी रह जाती हैं उसको हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मेनली हमारे पास 3 एप्लीकेशंस अभी बाकी रह गई हैं, ठीक है। अब 3 एप्लीकेशंस में 2 एप्लीकेशन का जो डेरिवेशन होगा वो बिल्कुल सेम होगा, ठीक है। तो एक्सप्रेशन आएगा जो हमारे पास स्फेरिकल शेल या कंडक्टिंग स्फीयर, दोनों सेम ही, दोनों के लिए जो सॉल्यूशन या एक्सप्रेशन होगा वो बिल्कुल सेम होगा। सोच के देखिए, अगर स्फेरिकल शेल है, ये होलो स्फेरिकल शेल होता है। स्फेरिकल शेल आप समझ गए होंगे, जैसे हम स्फेरिकल, अब अंदर से तो वो होलो होता है, जब आप उसको चार्ज दोगे तो पूरा का पूरा चार्ज जो होगा वो यूनिफॉर्मली सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो स्फीयर वाले केस में भी कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, और जब हम अगर ये कंडक्टिंग स्फीयर ले लें, ये हम सॉलिड स्फीयर लेंगे, जब हम इसको चार्ज देंगे तो पहले चार्ज वॉल्यूम में भी रहेगा, मगर बाद में क्या होगा, जैसे जैसे इसको आप चार्ज दोगे तो सारे चार्ज आपस में रिपेल करेंगे और सारे के सारे चार्ज कहां चले जाएंगे, सरफेस पर चले जाएंगे, ठीक है। तो चाहे आपका होलो स्फीयर हो या सॉलिड स्फीयर हो, दोनों के केस में चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट रहेगा वो सरफेस पे ही रहने वाला है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और चार्ज जो होगा वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या होता है, तो किसी भी कंडक्टर के अंदर टोटल चार्ज 0 होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड P कितना हो जाएगा, कंडक्टर के अंदर 0 होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक में, ठीक है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में क्या होगा, जब हम पढ़ेंगे तब बताएंगे, ठीक है। तो ये यहां पर किसी कंडक्टर के अंदर टोटल चार्ज हमेशा 0 रहेगा, और इलेक्ट्रिक अगर चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी 0। तो कुल मिला के ये स्फेरिकल शेल हो या कंडक्टिंग स्फीयर हो, दोनों के अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेम ही हो जाएगा, तो इन दोनों के डेरिवेशन भी सेम हो जाएंगे, ठीक है। तो इन दोनों डेरिवेशन को मैं एक टॉपिक के अंदर ही क्लियर करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक एप्लीकेशन और बच जाएगी, वो हो जाएगी हमारे पास नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए, तो वो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है। तो देखिए अभी जो आज का जो डेरिवेशन है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल या कंडक्टिंग स्फीयर। हम कुछ भी ले लेते हैं, ठीक है। तो देखो हम यहाँ क्या करते हैं, मैं यहां पर एक यहां पर मैंने एक आर रेडियस की क्या करा है, आर रेडियस का एक मैंने स्फेरिकल शेल ले लिया है। अब जब स्फेरिकल शेल हो या फिर कंडक्टिंग स्फीयर हो, उसको जब हम चार्ज देंगे तो चार्ज कहां डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, उसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या, बिल्कुल इजी है। ये डायग्राम आपको बना दिया हमने, ठीक है। एक बात ध्यान रखनी है, आपको डायग्राम के अंदर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट भी करना है, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ स्फीयर बनाकर छोड़ दो और चार्ज नहीं बनाओ, ठीक है। चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो जाएगा। अगर पॉजिटिव हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड हो जाएगी, अगर नेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड हो जाएगी। क्लियर है। मगर बुक्स में हमारे पास पॉजिटिव ले रखा है, तो सबसे जो हमारे पास ये पॉजिटिव लेके ही हम इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर है। अब देखिए हम क्या चाहते हैं,
ये जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, इसके कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। अब क्वेश्चन ये है कि सर कहाँ निकालनी है, तो हम 3 पॉइंट चूज करेंगे। एक आउटसाइड द स्फीयर, तो एक पॉइंट तो ले लेंगे हम आउटसाइड द स्फीयर, एक लेंगे हम ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर, और एक लेंगे हम इनसाइड द स्फीयर। ये 3 पॉइंट हम अज्यूम करेंगे, ठीक है। इसको हम P1 ले लेंगे, एक को हम P2 ले लेंगे, एक को हम P3 ले लेंगे, ये आप फिर तीनों को, ठीक है। तो मैंने ये P1 P2 P3 3 पॉइंट अज्यूम कर लिए। P1 पॉइंट जो है वो आउटसाइड द स्फीयर है। अच्छा, रेडियस क्या लिखे हैं, इसकी रेडियस को भी मैं R से लिख रहा हूं, इसकी रेडियस को भी R से लिख रहा हूं, इसकी रेडियस को भी R से लिख रहा हूं। इसका मतलब R जो हो जाएगी, स्मॉल r जो है, स्मॉल r जो हो जाएगी वो वेरिएबल है। क्या है, वेरिएबल है। और कैपिटल R क्या हो जाएगी, कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्यों है, जो हमारे पास स्फीयर है उसकी ये रेडियस है। ओके, अब देखिए हम क्या करेंगे, हमको इन तीनों पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो सबसे पहले आपको फ्लक्स को कैलकुलेट करना होगा, और अगर हम गाउस लॉ से फ्लक्स को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस चार्ज के अराउंड सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस को ड्रॉ करना होगा। तो हम इस O को सेंटर मानते हुए इन तीनों पॉइंट पर स्फेरिकल गॉसियन सरफेस को ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम जो होगा वो गॉसियन सरफेस को ड्रॉ करने का होगा। तो हम इस तरह से गॉसियन सरफेस को क्या कर लेंगे, ये गॉसियन सरफेस हम ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। ओके, ये आपके पास आउटसाइड गॉसियन सरफेस हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, और सेकंड जो हो जाएगी, सेकंड पॉइंट हमने स्फीयर के सरफेस पे लिया है, तो सेकंड गॉसियन सरफेस ये यहां पर हो जाएगी ऑन द सरफेस, ये भी स्फेरिकल है। और थर्ड जो हो जाएगी गॉसियन सरफेस विच इज लाइज इनसाइड द स्फेरिकल शेल। फाइन। अब देखिए, अब हमको फ्लक्स के लिए क्या चाहिएगा, फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है दैट इज E.ds या EDS cos थीटा, उस थीटा की रिक्वायरमेंट होगी। तो सबसे पहले हम यहां पर स्मॉल एलिमेंट ds को अज्यूम करो, यहां पर भी स्मॉल एलिमेंट ds को अज्यूम करो, और यहां पर भी एक स्मॉल एलिमेंट ds को अज्यूम करो। और हम क्या करेंगे, इस स्मॉल एलिमेंट से जाने वाले फ्लक्स को निकाल लेंगे, और फिर हमारे पास सिमेट्री होगी तो हम सरफेस एरिया से मल्टीप्लाई करके टोटल फ्लक्स कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। बहुत इजी है। देखो, अब देखिए यहां पर आपने क्या किया है, यहां पर आपने ये ds एलिमेंट लिया है, तो इस ds एलिमेंट का एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड टू द सरफेस, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, आउटवर्ड हो जाएगी। तो आपको इस E एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो थीटा दिख रहा है दैट इज 0 डिग्री, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बता रखा, अगर पॉइंट चार्ज से कोई स्फेरिकल सरफेस बनाओगे आप तो हमेशा E और ds के बीच का एंगल 0 ही रहेगा, ठीक है। अब कभी भी आ गया है तो आप ध्यान रखोगे, तो यहां पर भी आप क्या करो, यहां पर भी आप ds और E ले लो, और थीटा इसके लिए भी कितना हो जाएगा 0, और यहां पर भी आप E और ds ले लो, और थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री। ये तीनों गॉसियन सरफेस हमने प्लॉट कर ली है। तीनों गॉसियन सरफेस के किसी एक पॉइंट पर हमने E और ds के डायरेक्शन को भी हमने शो कर दिया है, ठीक है। तो देखिए हम एक एक करके तीन केस बनेंगे। पहले हम आउटसाइड निकालेंगे, फिर ऑन द सरफेस निकालेंगे, फिर इनसाइड द सरफेस निकालेंगे, ठीक है। तो पहले हम इसकी थोड़ी सी थ्योरी लिखेंगे और फिर तीनों केस को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो, लेट अ spherical shell of radius r and charge q, ठीक है। हमने एक स्फेरिकल शेल लिया है जिसकी रेडियस कैपिटल R है, और हम मान रहे हैं उस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है वो कैपिटल Q है। क्लियर है। सो आपको पता है कि चार्ज सरफेस पर है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी हो जाएगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा हो जाएगी। और सिग्मा क्या होता है, टोटल चार्ज अपॉन टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया। अच्छा, टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा बताओ। ये आपका जो स्फीयर दे रखा है, इस स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया 4πr²। सरफेस एरिया का मतलब समझो, अगर आपके पास एक फुटबॉल है और फुटबॉल के ऊपर जो एक आपको ब्लॉक दिखता है स्मॉल एलिमेंट वाला, उन सारे एलिमेंट्स को आप ऐड कर लो तो टोटल सरफेस एरिया, अगर रेडियस r है तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 4πr²। कितना हो जाएगा 4πr²। और आप यहां से q को सेपरेट करके रख लोगे, इसका मतलब टोटल चार्ज जो है दैट इज सिग्मा अपॉन सिग्मा इंटू 4πr²। सिग्मा क्या है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, और r क्या है आपके पास, रेडियस ऑफ सॉलिड, सॉरी रेडियस ऑफ स्फीयर या स्फेरिकल शेल हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखो,
वी वांट टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at point P1, P2 and P3 which is lies outside on the surface and inside the surface and inside the spherical shell। ठीक है, वो तीनों पॉइंट जो हैं वो क्या है, एक आउटसाइड लाई कर रहा है, एक ऑन द सरफेस लाई कर रहा है और इनसाइड द स्फेरिकल शेल लाई कर रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वी ड्रॉ 3 गॉसियन सरफेसेस। ठीक है, हम क्या करेंगे, 3 गॉसियन सरफेस बना देंगे। ठीक है, एक आउटसाइड, एक ऑन द सरफेस और एक इनसाइड। ठीक है, अब देखिए हम क्या चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम 3 केस बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये P1 पॉइंट जो है यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो देखिए केस फर्स्ट क्या हो गया, व्हेन पॉइंट P1 लाइज आउटसाइड द स्फेरिकल शेल। यू मान लो पॉइंट P1 कहां लाई कर रहा है, बाहर लाई कर रहा है। अच्छा, मुझे बताओ इस वाले के रेडियस मैंने स्मॉल r ले रखी है और आपका जो मेन स्फीयर है उसकी रेडियस कैपिटल R है, तो क्या रिलेशन हो जाएगा, यहां पर स्मॉल r जो है आउटसाइड पॉइंट के लिए वो कैपिटल R से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपको मैंने बताया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए आपको फ्लक्स को कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम फ्लक्स डेफिनेशन क्या होती है, फ्लक्स की डेफिनेशन बताओ। तो फ्लक्स की डेफिनेशन होती है क्लोज लाइन इंटीग्रल E डॉट ds। ठीक है, इसको हम रीओपन करेंगे, दैट इज EdS cos थीटा। अब बताओ इस आउटसाइड पॉइंट के लिए आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का थीटा कितना है, 0 डिग्री, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, हमेशा 1 होती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास EdS। क्लियर है, अब देखिए फाई इक्वल टू, अब देखिए अगर यहां हम चार्ज को अज्यूम कर लें एक बार, तो इसके हर एक पॉइंट पर डिस्टेंस स्मॉल r होगी, तो हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी सेम होगी। ठीक है, हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर सेम होगी, इसका मतलब E आपका कांस्टेंट हो गया, तो E को हम बाहर निकाल लेंगे और फिर यहां पे कर लेंगे ds। ठीक है, अब देखिए ये आपका जो गॉसियन सरफेस है इसका एक एलिमेंट आपने ds लिया है, सारे एलिमेंट को आप जोड़ते हुए चलो इस वाले गॉसियन सरफेस के लिए, तो सरफेस एरिया कितना हो जाएगा बताओ, E इंटू सरफेस एरिया हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। किसी स्पेरिकल शेल का सरफेस एरिया कितना होता है, 4 पाई। अच्छा, यहां स्मॉल r क्यों लिया, तो ये आउटसाइड जो आपको गॉसियन सरफेस दिख रही है इसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल r ही है, ये 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। तो एक फ्लक्स का फॉर्मूला तो आपको ये मिल गया, E इंटू 4 पाई r स्क्वायर। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, मैंने आपको कल भी यही सिखाया, पहले मैं फ्लक्स इस तरह से निकाला था, फिर हम लगाते हैं गाउस लॉ, फ्रॉम गाउस लॉ से कैसे बताओगे, फाई E बराबर Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अच्छा अब देखो ये गॉसियन सरफेस है, इसके अंदर आपको मैंने बताया था ये जो हमने जो स्फीयर लिया था ना स्फेरिकल शेल, उसका टोटल चार्ज कितना था बताओ, इसका टोटल चार्ज था मेरे पास Q। तो अगर ये गॉसियन सरफेस है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना होगा, कैपिटल Q ही तो होगा। अगर ये गॉसियन सरफेस है तो अंदर टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, हमारे पास Q हो जाएगा, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाइन, अच्छा तो हमारे पास फ्लक्स का एक और फॉर्मूला मिल गया, ये मिल गया सेकंड। हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट को किसके इक्वल रख देंगे, सेकंड के। तो पहली इक्वेशन हमारे पास ये है 4 पाई r स्क्वायर और दूसरी इक्वेशन है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पर देखो E कितना आ गया, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर। ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई, कहां पर, आउटसाइड द पॉइंट P1। ठीक है, कौन सा पॉइंट, जो स्फीयर के आउटसाइड है। अब देखिए ये आंसर आपको किसी टॉपिक के सेम लग रहा है क्या, अगर आपको याद हो
किसी पॉइंट चार्ज के कारण r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है, KQ/r²। अगर हमारा जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर अगर इनफाइनाइट पे या बहुत दूर डिस्टेंस पे चला जाए तब उसको ये एक पॉइंट चार्ज की तरह लगेगा, और किसी पॉइंट चार्ज के कारण r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है, KQ/r²। अच्छा, एक काम और करना है, इसमें आपके पास Q की वैल्यू भी है, ठीक है। तो इसके दो आंसर्स निकलेंगे। Q की वैल्यू, अगर आपको आंसर अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में चाहिए तो आपको यहां पर Q की वैल्यू भी रखनी होगी। तो Q की वैल्यू मेरे पास कितना है, 4πr²/r²। क्लियर है? तो 4π से 4π कैंसल, तो E कितना बच जाएगा हमारे पास, σ/ε0 कैपिटल R² स्मॉल r²। ठीक है, ये दोनों आंसर है। फाइन, तो ये हो जाएगा आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड द स्फीयर। फाइन। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, K सेकंड लेंगे। K सेकंड क्या हो जाएगा, व्हेन पॉइंट P2 लाइज ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर, ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर, वहां पर स्मॉल r किसके बराबर हो जाएगी, कैपिटल R के। देखिए, आप सोच के देखिए, इस गॉसियन सरफेस से जब आप इस गॉसियन सरफेस पे आओगे, इस गॉसियन सरफेस की रेडियस कितनी है, स्मॉल r है, ये ले रखी मैंने, और जो आपका मेन स्फीयर है उसकी रेडियस भी कितनी है, कैपिटल R। तो यहाँ पे स्मॉल r इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल R। अब इसका डेरिवेशन बिल्कुल सेम होगा, ठीक है। अगर आप इसके लिए करोगे तो यहाँ कैपिटल R आ जाएगा और सेम कॉपी पेस्ट हो जाएगा। तो आपको रिपीट नहीं करना है, क्या करना है, ये फॉर्मूला लिखेंगे, हमको पता है। तो ये किसके लिए आया बताओ, आउटसाइड के लिए। अब सरफेस पर क्या आ जाएगा, देखो 1/4πε0 Q/r² होता है, मगर सरफेस पर स्मॉल r और कैपिटल R क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो आप स्मॉल r की जगह क्या रख दोगे, कैपिटल R रख दोगे, आंसर आ जाएगा आपके पास ये आपके पास ऑन द सरफेस। देखो एक और बात, क्या सरफेस पर चार्ज सेम है क्या, बिल्कुल सेम है। देखो, ये आउटसाइड द स्फीयर लिया, जब आपने ये वाली गॉसियन सरफेस ली थी तब भी चार्ज टोटल Q आएगा, और जब आप यहां पर आ जाओगे तब भी चार्ज जो है टोटल वो Q ही तो रहेगा। टोटल चार्ज इस सरफेस पर कितना है, Q। अब थर्ड गॉसियन सरफेस पे जाएंगे, वहां पर हम देखेंगे वहां क्या होता है, मगर इसके अंदर भी टोटल चार्ज Q है, इस पर भी टोटल चार्ज Q है। अब इसमें कितना होगा वो बाद में देखते हैं। वैसे आपको पता है, मैंने पहले ही लिख रखा है कि टोटल चार्ज होता है कंडक्टर के अंदर वो 0 होता है, ठीक है। पहले ये वाला केस डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो, यहां पर जाओ तो Q की वैल्यू रखोगे, तब आंसर कैसा आ जाएगा, यहां पर स्मॉल r और कैपिटल R बराबर रख दोगे, तो E सरफेस पर क्या आ जाएगा, इक्वल टू σ/ε0। यहां पर स्मॉल r की जगह क्या रख दोगे, कैपिटल R रख दोगे, दोनों कैंसिल हो जाएगा और σ/ε0 आंसर आ जाएगा। तो एक आंसर आपके पास ये भी हो जाएगा। क्लियर है? अगर आपको नॉर्मल r की फॉर्म में चाहिए तो ये आंसर, और अगर आपको सिग्मा की फॉर्म में चाहिए तो ये आंसर। तो मैंने किसी पॉइंट P1 है विच इज लाइज आउटसाइड द स्फीयर, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर ली है, ठीक है। और ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर, वहां पर भी मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर ली है। अब देखिए, हमको क्या करना है, हमको इनसाइड द स्फीयर देखना है। क्या देखना है, इनसाइड द स्फीयर। ये आपने अगर कॉपी कर लिया हो तो मैं इसको रब करने वाला हूं, ठीक है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो या पॉज करके आप इसको नोट कर लो। मैं इसका जो थर्ड केस है उसको यहां पर लिखने वाला हूं। अब देखिए, इसका जो थर्ड केस है वो क्या है, ये आपको दिख रहा है पॉइंट P3, ये कहां पर है, उस स्फीयर के अंदर है, और ये गॉसियन सरफेस हो जाएगी, ठीक है। तब देखिए, व्हेन पॉइंट थर्ड केस, व्हेन पॉइंट P3 लाइज ऑन द सरफेस ऑफ, lies inside, when the point P3 lies inside the spherical shell point P, और वहां पर देखिए, अच्छा इसमें R और R में क्या रिलेशन है, ये इस स्फेरिकल शेल के, ये वाला जो गॉसियन सरफेस है उसकी R ये हो जाएगी, और आपके पास जो कंडक्टिंग जो आपके पास कंडक्टिंग शेल है उसकी रेडियस कैपिटल R हो जाएगी। तो इन दोनों में क्या रिलेशन हो जाएगा, यहां पर जो स्मॉल r होगा दैट इज लेस देन कैपिटल R। क्लियर है? अब देखिए हमको क्या करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्रॉम फ्लक्स डेफिनेशन। क्या करेंगे, फ्रॉम फ्लक्स डेफिनेशन, ठीक है। अच्छा अप्लाई कर लो
फ्लक्स डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ये ई डी एस कॉस थीटा। अच्छा, थीटा कितना हो जाएगा, मैं लिख रखा देखो सबके लिए, थीटा इस सरफेस के लिए भी ई और डी एस के बीच में थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री, और कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, यही होती है, रख देंगे हम फाई ई इक्वल टू ई डी एस, ठीक है। अच्छा, अब देखिए इस पॉइंट से सबकी डिस्टेंस, इस सरफेस की हर एक पॉइंट की डिस्टेंस स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर होगी, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सेम। तो ई को बाहर निकाल लेंगे, कांस्टेंट है तो, और डीएस हो जाएगा। अच्छा, ये वाला जो स्फेरिकल सरफेस है, ये वाला स्फेरिकल सरफेस, इसका सरफेस एरिया क्या होगा, अगर रेडियस आर है तो स्मॉल आर रेडियस है, तो सरफेस एरिया हो जाएगा आपके पास 4 पाई आर स्क्वायर। फाइन, ये होगी आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम अप्लाई करेंगे गाउस लॉ। क्या अप्लाई करेंगे, गाउस लॉ अप्लाई करेंगे। तो फ्लक्स क्या होता है, Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब मुझे बताओ, अगर ये स्फेरिकल शेल है या हमारे पास कंडक्टिंग स्फीयर है, तो इसके अंदर चार्ज कितना होता है, इसके अंदर चार्ज, बाहर तो देखो टोटल चार्ज मैंने कैपिटल Q लिया था, मगर इसके अंदर जो चार्ज होगा वो 0 होगा। मैंने आपको बताया है इलेक्ट्रोस्टैटिक में किसी कंडक्टर के अंदर या किसी कंडक्टर के अंदर टोटल चार्ज 0 होता है और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी 0 हो जाएगी। तो यहां पर हमको पता है कि Q इनसाइड तो कुछ है ही नहीं। मुझे बताओ, इस वाला जो गॉसियन सरफेस है, इसके अंदर Q कुछ है क्या, नहीं है। Q कितना है, 0 है। अगर Q 0 है दैट इज एप्सिलॉन नॉट, इसका फ्लक्स कितना आ गया आपके पास, 0 आ गया। ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड को जब इक्वल रखोगे तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 0, तो E कितना आ गया, E आ गया आपके पास 0। E इनसाइड कितना आ गया, 0 आ गया। ये तीनों केस मैंने आपको बता दिए, ठीक है। आउटसाइड का आंसर KQ बाई आर स्क्वायर, और आप चाहो तो Q की वैल्यू रख के सिग्मा की फॉर्म में आंसर निकाल सकते हो। ऑन द स्फीयर KQ बाई कैपिटल आर स्क्वायर, और सिग्मा की फॉर्म में आंसर चाहिए तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। मतलब आप इस एक्सपेरिमेंट को कहां अज्यूम करके चल रहे हो, ये फ्री स्पेस में है। फ्री स्पेस में हम जो इसको प्रूव कर रहे हैं तो वो हम फ्री स्पेस में लेके कर रहे हैं, ठीक है। अगर मीडियम आएगा तो जितना मीडियम बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वापस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर है। अच्छा, ये आपके तीनों केसेस हो गए। अब देखिए, ये आपके पास एप्लीकेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। और जब हम बोर्ड में करते हैं, बोर्ड एग्जाम में अगर इस तरह की एप्लीकेशन पूछी जाती है तो आपको इन तीनों केस के अलावा डायग्राम बहुत अच्छे से बना होना चाहिए, आपको चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन भी बताना है, गॉसियन सरफेस की सिमेट्री दिखनी चाहिए, और उसके अलावा आपको एक ग्राफ प्लॉट करना होगा। किसके बीच में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डिस्टेंस के बीच में एक ग्राफ प्लॉट करना होगा। तो इस ग्राफ को मैं प्लॉट कर रहा हूं, इसको आप पॉज करके नोट कर लो। मैं ग्राफ प्लॉट करके बता रहा हूं, ठीक है। मैं इसको रब कर रहा हूं अब। फाइन। अब देखो, आपको तीनों केस हमने देखे अभी, तो तीनों केस आपको पता है। इनसाइड वाला केस कितना आया बताओ, तीनों केस हमको पता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड कितनी आई, इनसाइड आई है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0। सरफेस पर कितनी आई है बताओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर, या सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही आई है। अच्छा, आउटसाइड द स्फीयर कितना आया बताओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यह हमारे पास था Q बाय स्मॉल आर स्क्वायर। ये तीनों हमारे पास क्या आ गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई है, ठीक है। मतलब इनसाइड 0, सरफेस पर ये KQ बाई कैपिटल आर स्क्वायर, और आउटसाइड आ गया हमारे पास KQ बाय स्मॉल आर स्क्वायर। ये तीनों डेरिवेशन आए हैं। तो सबसे पहले हमको करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ हो जाएगा E वर्सेस R के बीच में, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डिस्टेंस के बीच में। फाइन। अब देखिए मैं क्या करता हूं, यहां पर हम क्या करते हैं, एक स्फीयर ड्रॉ करते हैं जिसकी रेडियस R हो जाएगी, और यहां हम एक ग्राफ प्लॉट कर देंगे, ठीक है। आपको पता है ये पॉइंट आपको सरफेस बता रहा है। देखो, ये आपका हो जाएगा सेंटर है, और ये हो जाएगा आपके पास सरफेस, और ये हो जाएगा आपके पास आउटसाइड द सरफेस, और ये हो जाएगा आपके पास इनसाइड, ठीक है ना।
ये स्फीयर बना दिया और इसके सरफेस पर चार्ज है, डिस्ट्रीब्यूट है। क्लियर है? ग्राफ आपको ये ऐसे ही ड्रॉ करना है एग्जाम के अंदर, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ यहां पर आर की वैल्यू क्या होती है? 0, तो यहां पर आर की वैल्यू 0। सरफेस पर स्मॉल आर और कैपिटल आर बराबर हो जाते हैं, अंदर स्मॉल आर कैपिटल आर से लेस देन होता है और आउटसाइड स्मॉल आर कैपिटल आर से ग्रेटर देन होता है। ये चारों पॉइंट हो गए। अब आपको क्या करना है, जो वाई एक्सिस है उस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है और इस पर हमें डिस्टेंस को शो करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। इस लाइन को थोड़ी और आगे बढ़ा लेते हैं। फाइन। अब देखिए इन तीनों पॉइंट्स को यहां से देखते हुए चलो। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब जब आप यहां से लगाकर यहां से चलते हुए यहां तक जाओगे, मतलब सेंटर से सरफेस तक जाओगे, तब तक आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी रहेगी? 0 रहेगी। तो सेंटर से सरफेस तक जाऊंगा तब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0। फाइन, ऐसा प्लॉट बना देंगे। मतलब डिस्टेंस तो बढ़ रही है पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो कितनी है? 0 है। अच्छा जब हम सरफेस पर आएंगे तो देखो यहां पर स्मॉल आर आपको दिख रहा है क्या? वेरिएबल डिस्टेंस स्मॉल आर वाली थी, ये कैपिटल आर तो कांस्टेंट था, ठीक है। अच्छा स्मॉल आर आपको यहां नहीं दिख रहा है तो ये आपके पास हो जाएगी ई मैक्सिमम वाली कंडीशन, मतलब सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो मैक्सिमम हो जाएगी। तो ये सरफेस का मैक्सिमम पॉइंट को शो कर दो और यहां पर आप ई मैक्सिमम को शो कर दो। क्या शो कर दो? ई मैक्सिमम को शो कर दो, ठीक है। ओके अब चलेंगे हम आउटसाइड। ये आपको आउटसाइड का दिख रहा है, इसमें ई और आर में क्या रिलेशन है? स्मॉल आर में इनवर्सली प्रोपोर्शनेट का रिलेशन है, मतलब आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी। और अगर आप इनफाइनाइट पे चले जाओ, अगर हम इनफाइनाइट पे चले जाए, इस आर की वैल्यू को इनफाइनाइट रख दोगे तो ई कितना हो जाएगा? 0। व्हेन आर इक्वल टू इनफाइनाइट तो ई कितना हो जाएगा? 0। तो इनफाइनाइट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। क्लियर है? देखिए सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है? 0। और सेंटर से सरफेस के बीच में भी 0, सरफेस पर मैक्सिमम और आउटसाइड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होती जाएगी और इनफाइनाइट पे वापस कितनी हो जाएगी? 0 के नियर अबाउट हो जाएगी, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की पहली एप्लीकेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत स्टूडेंट्स के लिए, और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको इनके एक्सप्रेशन याद रहने चाहिए और ग्राफ आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। इसको आप कॉपी कीजिए। फिर हम नेक्स्ट एप्लीकेशन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है। उसमें क्या चेंजेस आएंगे वो भी देखते हैं। अब देखिए हमको करनी है एप्लीकेशन नंबर 6, है ना। एप्लीकेशन नंबर 6 हम पढ़ने वाले हैं। क्या एप्लीकेशन है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग या फिर इंसुलेटिंग स्फीयर। अच्छा अभी हमने जो लिया था वो कंडक्टिंग स्फीयर लिया था और उस कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर टोटल चार्ज 0 होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी 0 हो जाएगी। तो किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? हमेशा 0 होता है। मगर अभी हम जो लेंगे वो हम एक सॉलिड स्फीयर ले हैं। अब सॉलिड स्फीयर को, और वो नॉन कंडक्टिंग है, और नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर को अगर मैं चार्ज दूंगा, आपको पता है कि अगर वो इंसुलेटर है या नॉन कंडक्टिंग है चार्ज फ्लो नहीं करेगा। इट मींस नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के वॉल्यूम में भी चार्ज रहेगा और सरफेस पर भी रहेगा। समझ में आ रहा है? तो ये केस में इसके 2 केस तो बिल्कुल सेम ही आंसर आएंगे जो आपके पास कंडक्टिंग स्फीयर वाले केस में आए। आउटसाइड द स्फीयर सेम चीज हो जाएगी और ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर सेम चीज हो जाएगी। मगर इनसाइड द स्फीयर जब आप देखोगे तो क्योंकि अब तो अंदर भी चार्ज होगा तो अंदर वाली गॉसियन सरफेस से भी फ्लक्स पास होगा, तो मतलब वहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलेगी हमको, ठीक है। और ये सारी की सारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है या चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वैसे हमारे 12th के सिलेबस में नहीं है, मगर आप अगर एडवांस लेवल की पढ़ाई कर रहे हो तो अब जो आप कभी आपको न्यूमेरिकल पूछा जाते हैं तो वो आपको नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के न्यूमेरिकल भी डाल देते हैं। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं गाउस लॉ की सारी एप्लीकेशन पर बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा। वहां आपको मैं एक जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा वहां आपको यह भी पता चल जाएगा कि अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड या नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है
तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, 12th तक के सिलेबस के लिए हमारे पास जितना भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। क्लियर है? ओके, हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, देखो हम यहां पर बनाएंगे एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। क्या बनाएंगे, यहां पर बना लिया हमने एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर जिसकी रेडियस r है और सेंटर O है। अब इस नॉन कंडक्टिंग स्फीयर को आप चार्ज करोगे तो आपको पता है कि सॉलिड स्फीयर है, इसका मतलब चार्ज सब जगह होगा, इस तरह से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा नहीं बनाना है मगर आपको दिखना चाहिए कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली है और ऑल ओवर वॉल्यूम के अंदर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, इस तरह से आपको शो कर देना है। क्लियर है? ये इस तरह से मैंने कुछ बता दिया है। अब देखिए हम क्या चाहते हैं, तो अभी आपको पता है हम 3 जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। एक हम करना चाहेंगे आउटसाइड द स्फीयर, एक करना चाहेंगे ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर, और एक हम करेंगे इनसाइड द नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। क्लियर है? अच्छा, ये 3 पॉइंट हमने अज्यूम किए, ये P1 पॉइंट, ये P2 पॉइंट और ये P3 पॉइंट। अगर इन पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है तो आपको क्या करना होगा, यहां से हम एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, सिमेट्रिकल, और वहां से पास होने वाला फ्लक्स निकालेंगे और उस फ्लक्स की हेल्प से हम उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। तो आपको फ्लक्स निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको एक सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस को ड्रॉ करनी होगी। तो जिन पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है उन पॉइंट पर हम क्या कर रहे हैं, इन पॉइंट पर हम गॉसियन स्फेरिकल सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस को हम ड्रॉ कर देंगे। तो ये स्फेरिकल सरफेस हो जाएगी। एक आपको सरफेस पे निकालनी है तो ये सरफेस पर ये गॉसियन सरफेस हो जाएगी। ठीक है, एक हो जाएगी इनसाइड द गॉसियन सरफेस। ठीक है, ये हमारे पास तीनों गॉसियन सरफेस हमने ड्रॉ कर दी। ठीक है, तो हमको तीनों पॉइंट पर यहां पर भी निकालनी है तो यहां पर एक स्मॉल एलिमेंट ले लेंगे ds। ठीक है, अब देखो ये ds हो जाएगा और ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी। तो थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। अच्छा, यहां पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन सेम, तो यहां के लिए भी थीटा 0 हो जाएगा। और यहां पर जो स्मॉल एलिमेंट लोगे इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड और सरफेस अपने एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी परपेंडिकुलर आउटवर्ड, तो इसके लिए भी थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। ठीक है, सेम इसके पीछे वाला जैसी कंडीशन है, मगर लास्ट टाइम में क्या था, जो हमने कंडक्टिंग वाला केस किया था स्फेरिकल शेल वाला, उसके अंदर चार्ज नहीं था, पर अभी देखो अंदर भी चार्ज है। मगर एक बात मैं आपको बता देता हूं, जो टोटल चार्ज जो है, टोटल चार्ज मैं यहां लिख रहा हूं, जो टोटल चार्ज जो है वो Q है। टोटल चार्ज कितना है, Q है। और आपको पता है कि अभी चार्ज जो है वो सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, वॉल्यूम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट है। तो यहां पर आपकी आएगी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, दैट इज रो। क्या आएगी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्लियर है, ये इसका डायग्राम हो जाएगा। अब हम क्या करने वाले हैं, तो हम इसकी थ्योरी लिखेंगे और तीनों केस को 1 बाय 1 वापस पूरा का पूरा स्टडी करेंगे। ठीक है, तो देखिए, लेट uniformly charged non-conducting sphere of radius r कैपिटल R है ना, एंड चार्ज Q, मतलब उस स्फीयर के अंदर टोटल चार्ज जो है वो Q है। ठीक है, सो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी बताओ। देखो बोर्ड क्लास के स्टूडेंट को थ्योरी भी लिखनी पड़ेगी, अदरवाइज नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो कितना होता है, टोटल चार्ज अपॉन वॉल्यूम, टोटल चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो बताओ ये वाला जो स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, उसका वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई, और इसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल R, तो कैपिटल R क्यूब। तो ये हो जाएगा आपके पास रो का एक फॉर्मूला, और यहां से आप क्या करोगे, Q निकाल के भी रख लो। तो रो इंटू 4/3 पाई R क्यूब, फाइन। ये आपका निकल गया है टोटल चार्ज जो Q है, टोटल चार्ज जो Q है इस सॉलिड स्फीयर के अंदर, दैट इज रो इंटू 4/3 पाई R क्यूब। रो क्या है, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इट मीन्स चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, और R क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ
सॉलिड स्फीयर, और ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, इसके अंदर भी चार्ज है, ये बात ध्यान रखोगे, ठीक है। मतलब इसका जो टोटल चार्ज अभी लिया मैंने, क्यू लिया, ठीक है। अब देखिए, वी वांट टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P1, P2 and P3 which is lies outside on the surface and inside the sphere, ठीक है। For flux calculation, draw a symmetrical spherical Gaussian surfaces at point P1, P2 and P3। हमको क्या करना पड़ेगा, फ्लक्स निकालने के लिए हम इस तीनों पॉइंट पर गॉसियन सरफेस को प्लॉट करना होगा। फाइन। अब देखिए हम करेंगे फ्रॉम फ्लक्स डेफिनेशन, ठीक है। केस फर्स्ट, when point P1 lies outside the sphere, ठीक है। जो पॉइंट P1 है वो क्या हो जाएगा, आउटसाइड द स्फीयर। अच्छा, इसकी रेडियस भी आर है, इसकी रेडियस भी आर है, और इसकी रेडियस भी आर है, और इसकी रेडियस कैपिटल आर है, जो आपके पास नॉन कंडक्टिंग स्फीयर दे रखा है उसके लिए, ठीक है। तो इस स्मॉल आर और इस कैपिटल आर में क्या रिलेशन हो जाएगा यहां पर बताओ, तो स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, ठीक है। यहां हम लगाएंगे फ्लक्स की डेफिनेशन, फ्रॉम फ्लक्स डेफिनेशन। क्या कहती है फ्लक्स की डेफिनेशन, तो वो हो जाएगा हमारे पास फाई ई बराबर क्लोज इंटीग्रल ई डी एस कॉस थीटा, और आपको पता है थीटा कितना है बताओ आउटसाइड के लिए, थीटा ई और डी एस के बीच में 0 डिग्री, तो वो हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल ई डी एस कॉस 0 की वैल्यू हो जाएगी 1। कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। यहां पर देखो फ्लक्स कितना आ गया, तो हमारे पास आ गया ई डी एस। देखिए अगर ये सेंटर है और इसकी हर एक पॉइंट पर जो होगा वो डिस्टेंस स्मॉल आर होगी, तो हर पॉइंट पर सिमेट्री की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बराबर आएगी। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कांस्टेंट बाहर निकाल लेंगे और ये बच जाएगा डीएस, ठीक है। अब देखिए ये वाली जो गॉसियन सरफेस आपको दिख रही है, ये वाली गॉसियन सरफेस, इसका सरफेस एरिया कितना होगा, देखो एक फुटबॉल ले लो और उसके हर एक स्मॉल एलिमेंट को आप ऐड करते जाओ, तो पूरा का पूरा सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसकी रेडियस आउटसाइड के लिए कैपिटल आर है ना, स्मॉल आर है सॉरी, तो कितना हो जाएगा E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो फ्लक्स कितना आ गया बताओ, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ये पहला फ्लक्स निकल गया। फिर हम लगाएंगे गाउस लॉ, मैं हर स्टेप में वही कर रहा हूं। देखो पहले हम फ्लक्स निकालते हैं, फिर गाउस लॉ के फॉर्मूले से फ्लक्स निकालेंगे, ठीक है, और फिर दोनों को इक्वल रख देते हैं। फ्रॉम गाउस लॉ क्या कहता है फ्लक्स, गाउस लॉ से टोटल चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा ये गॉसियन सरफेस है, इसके अंदर टोटल चार्ज मैंने कितना ले रखा है, कैपिटल क्यू। कितना ले रखा है, कैपिटल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाएगी आपके पास इक्वेशन नंबर सेकंड। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को बराबर रख देंगे। तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहां से E निकाल लो, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, बिल्कुल सेम ही आई है, ठीक है। अगर आपको रो की फॉर्म में आंसर चाहिए, रो की फॉर्म में, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में, तो क्यू की वैल्यू रख दो। क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, क्यू की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास रो इंटू 4/3 पाई आर क्यू, यही होगी क्यू की वैल्यू, अपॉन आर स्क्वायर, तो स्मॉल आर स्क्वायर। क्या कैंसिल हो रहा है, देखो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो रहा है, तो E कितना बच रहा है, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर। ये हो जाएगा इसकी रो के फॉर्म में इसका आंसर, ठीक है। ये जो आंसर आया है विच इज आउटसाइड के लिए आया है, किसके लिए, आउटसाइड के लिए आया है। अब हम करेंगे सेकंड वाली गॉसियन सरफेस के, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो क्या करेंगे, सेकंड वाला केस, when point P2 lies
ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर। ठीक है। अच्छा, इसमें स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों बराबर नहीं हो जाएंगे, ये वाली आर और ये वाली आर सरफेस पर ही है, तो स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर। तो हम क्या करेंगे, ई का जो सरफेस वाला जो फॉर्मूला हो जाएगा वहां पे सिर्फ एक माइनर सा चेंज करना है। क्या करना है, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रखना है, यहां रख दो। ई एट सरफेस कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है ना। अच्छा, अगर सर मुझे इसमें भी आपको रो की फॉर्म में आंसर चाहिए, ठीक है, तो क्या करना है, देखो रो की फॉर्म में आंसर चाहिए तो स्मॉल आर क्या कर दोगे, स्मॉल आर की जगह क्या रख देंगे, यहां पर कैपिटल आर रख देंगे ना। तो देखो ई एट सरफेस का दूसरा फॉर्मूला कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा Q/3 एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर। भाई स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रख देंगे, सरफेस में और आउटसाइड में यही तो फर्क है, ये हो जाएगा कैंसिल। तो रो अपॉन रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा आपके पास आंसर। ठीक है, ये दो केस मैंने आपको बता दिए हैं, आउटसाइड द स्फीयर, ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर। अब हमको एक तीसरा इंपॉर्टेंट केस पढ़ना है, क्योंकि आपको याद होगा कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था, चार्ज नहीं था, मगर ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, इसके अंदर भी चार्ज है। और हमारी गॉसियन सरफेस ये रही, दिख रहा है आपको, ये हमारी अगर गॉसियन सरफेस है तो इस गॉसियन, देखो टोटल चार्ज जो है वो क्यू है, वो कितना है, क्यू है। तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर वाला चार्ज, क्योंकि जब हम फ्लक्स निकालेंगे गाउस लॉ से, तो क्या बताता है, उस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज के 1/ε0 टाइम्स होता है। तो मैं क्या कर रहा हूं, देखो इस गॉसियन सरफेस के अंदर के चार्ज को मैं क्यू डैश रख रहा हूं, कितना रख रहा हूं, क्यू डैश। और पहले हमको इस क्यू डैश को निकालना होगा तीसरे वाले केस के लिए। ये आप कॉपी कर लो, इसको मुझे रब करना पड़ेगा। ठीक है, मैं इसको यहां से पॉज करके नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मैं यहां से रब कर रहा हूं आप। ठीक है, ओके। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट थर्ड देखो, केस थर्ड, व्हेन पॉइंट P3 लाइज इनसाइड द स्फीयर, और उसमें स्मॉल आर जो होगी वो कैपिटल आर से आपको स्मॉल हो जाएगी। ठीक है, अब उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले हमको करना है, देखो लेट टोटल चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस, जो आपकी अंदर वाली जो गॉसियन सरफेस है ना, ये वाली, इसके अंदर टोटल चार्ज आपने कितना लिया है, क्यू डैश लिया है। अब देखिए डेंसिटी का फॉर्मूला लगाओ, डेंसिटी बराबर क्या हो जाएगा, डेंसिटी रो चार्ज अपॉन वॉल्यूम, ऐसे निकाली जाती है ना। अब देखो डेंसिटी तो यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, अगर डेंसिटी रो है तो अंदर भी डेंसिटी कितनी हो जाएगी, रो ही होगी ना, क्योंकि यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। और डेंसिटी होती क्या है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये हो जाएगी रो। अच्छा, उस स्मॉल वाला जो सरफेस एरिया है, ये वाला गॉसियन सरफेस, इसके अंदर कितना चार्ज है, क्यू डैश है, और इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा बताओ, इस अंदर वाली गॉसियन सरफेस जो बनाई है स्फेरिकल सरफेस, उसका हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू। तो यहां से आप क्यू डैश को इजीली निकाल पा रहे हो, देखो क्यू डैश कितना दिख रहा है आपको, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ये आपका क्यू डैश आ गया। एक काम आप और कर सकते हो, अभी मैंने एक रो को यहां लिखा हुआ था, मैंने उसको रब कर दिया। रो क्या था बताओ, रो क्या था, टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम, यही था रो। इस रो की वैल्यू को यहां रख देंगे, दिख रहा है आपको, इस रो की वैल्यू को यहां रख दो, क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब और 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई से 4/3 पाई गया, आंसर क्या बच गया, क्यू डैश बराबर क्यू आर क्यूब अपॉन आर क्यूब। ये आपके पास क्यू डैश की टोटल वैल्यू है। ये वैल्यू आपको यूज करनी पड़ेगी क्यू इनसाइड के लिए, मतलब जब हम गाउस लॉ अप्लाई करेंगे ना, तो वहां पर जब फ्लक्स निकालेंगे तो आपको टोटल चार्ज की रिक्वायरमेंट होगी इनसाइड द गॉसियन सरफेस, विच इज क्यू आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब। ठीक है, अब देखिए, अब हम करेंगे इसमें फ्लक्स की डेफिनेशन लगाएंगे और इसका आंसर निकालेंगे। ठीक है,
ओके, अब देखिए फ्रॉम फ्लक्स डेफिनेशन, यहां पर भी वही करेंगे हम, 2 बार फ्लक्स निकालना है। फ्रॉम फ्लक्स डेफिनेशन, तो क्या है बताओ फ्लक्स की डेफिनेशन, ई डी एस कॉस थीटा, कॉस 0 की वैल्यू, इसके लिए भी कॉस 0 की वैल्यू मैंने लिख रखी, देखो इस वाले में भी डी और डी एस और ई के बीच में थीटा कितना है 0, तो ये कितना हो जाएगा ई डी एस कॉस 0 की वैल्यू 1, और हर पॉइंट पर इस सेंटर से गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट की डिस्टेंस सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आएगा, कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो और ये हो जाएगा डी एस। इसका स्मॉल एलिमेंट डी एस डी एस डी एस डी एस कैलकुलेट करो तो कितना हो जाएगा सरफेस एरिया 4 पाई, और इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी स्मॉल आर, तो 4 पाई आर स्क्वायर। तो फ्लक्स कितना आ गया E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। एक फ्लक्स तो ये निकल गया। अब देखो गाउस लॉ लगाएंगे, क्या लगाएंगे गाउस लॉ लगाएंगे। गाउस लॉ में फ्लक्स की डेफिनेशन क्या आएगी Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब मुझे बताओ इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज Q डैश है, कितना है Q डैश है, तो आपको Q डैश लेना पड़ेगा, बस यही चेंज लाना था। हमने जो इससे पहले वाली एप्लीकेशन पढ़ी और ये जो पढ़ रहे हैं इसमें बस यही तो चेंज है, और उसमें था सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे इन दोनों को इक्वल रख दें, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास हो जाएगी E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर और Q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से E की वैल्यू क्या आ गई 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डैश अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो Q डैश की वैल्यू रखो, Q डैश की वैल्यू मैंने निकाल के रख रखी है, देखो सेपरेटली, ये रही, दैट इज Q आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब, ये Q डैश की वैल्यू, और ये आर स्क्वायर बच गया, इसको हम यहां लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ये कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q आर अपॉन आर क्यूब, सही है ना। तो ये आ गया आपके पास इनसाइड के लिए, किसके लिए आ गया Q इनसाइड, ठीक है। देखो तो देखो हमने सबसे पहले सारा लिख लेता हूं मैं। सबसे पहले आपका आया था E इनसाइड, कितना आया है हमारे पास, देखो E इनसाइड हमारे पास आया है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q आर अपॉन आर क्यूब, ठीक है। अच्छा सरफेस पर कितना आया है देखो, तो सरफेस का मैंने लिख रखा है ये वाला 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर स्क्वायर। दोनों आंसर है पर मैं एक एक आंसर लिख रहा हूं, ठीक है, जो ग्राफ प्लॉट करने में हेल्प करेगा, ठीक है। तीसरा देखो E आउटसाइड कितना आया है, तो आउटसाइड के लिए हमारे पास आया था ये वाला, 2 केस लिखे थे मैंने, आउटसाइड वाला केस मैंने रब कर दिया, तो लिख देता हूं मैं 1 अपॉन 4 पाई Q अपॉन आर स्क्वायर। ये तीनों केस आपको मिल गए, क्लियर है। अब देखिए एक छोटा सा काम और करते हैं, इसको आप ऐसा करो, इसको आप कॉपी कर लो Q डैश की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, ये जो थर्ड वाला केस निकला, यहाँ पर Q की वैल्यू भी चाहे तो रख सकते हैं, ठीक है, यहाँ से Q की वैल्यू निकाल के यहाँ रख सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इसको आपने कॉपी कर लिया, रब कर दूं, ओके ओके। अब देखो तीनों केस मैंने उधर लिखी रखे हैं, ओके। अब देखिए ये केस हम पढ़ रहे हैं E इनसाइड वाला, क्या आंसर आया इसका 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q आर अपॉन आर क्यूब। एक काम करेंगे हम यहाँ पर, अगर मुझे यहाँ पर रो की फॉर्म में भी आंसर चाहिए, मैं सबके 2-2 आंसर निकाल रहा हूँ, इसमें भी अगर मुझे रो की फॉर्म में आंसर चाहिए तो मैं क्या करूँगा बताओ, मैं इस Q की वैल्यू को रख दूंगा। आपको Q की वैल्यू क्या दिख रही है, Q की वैल्यू क्या हो जाएगी रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ये रख दो यहाँ पर Q की वैल्यू रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, और नीचे कितना आ जाएगा आपका आर क्यूब आ जाएगा, क्लियर है, यही होगा ना, और ऊपर आ जाएगा स्मॉल आर, ये वाला स्मॉल आर, ठीक है। तो यहां देखो क्या बचेगा 4/4 पाई से 4 पाई गया, ऊपर रो बचा, नीचे एप्सिलॉन नॉट बचा, ठीक है। ये आर क्यूब से आर क्यूब गया, तो नीचे हमारे पास बच गया है
r/3, ठीक है। तो ये इसका एक और आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको सही लिख लेते हैं, इनसाइड आ जाएगा ρr/3ε0, ठीक है। तो ये आपके पास रो की फॉर्म में आंसर आ गया, ठीक है। आप अगर एक भी निकालते हो तो भी करेक्ट है, मगर आपको पता होना चाहिए कहीं आपको न्यूमेरिकल आ जाए और वहां पे अगर आपको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दे रखी हो और वहां ये फॉर्मूला कैसे लगाओगे, यही लगाना पड़ेगा, रो यहीं पे दे रखा है तो, ठीक है। तो ये हो जाएंगे आपके तीनों केस, और तीनों केस को मैंने आपको यहाँ पे लिख भी रखा है। अब हमको क्या करना होगा, सबसे इंपॉर्टेंट है ग्राफ प्लॉट करना, बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा बनाना ही है आपको, ठीक है। आपको ग्राफ प्लॉट करना है ई वर्सेस आर के बीच में, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम एक स्फीयर ले लेंगे इस तरह से और इस तरह से ग्राफ प्लॉट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, इस स्फीयर का सेंटर ये हो जाएगा, इसकी रेडियस कैपिटल आर है, यहां पर r = 0 होता है, सरफेस पर r = r होता है, इनसाइड r <r होता है और आउटसाइड r <r होता है। तो ये आपका सेंटर हो जाएगा स्फीयर का, ये इनसाइड हो जाएगा, ये सरफेस हो जाएगी और ये आपका आउटसाइड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, वाई एक्सिस में क्या प्लॉट करोगे, तो ई प्लॉट करोगे और यहां पर आपको डिस्टेंस प्लॉट करनी है, ठीक है ना। तो ये आपके पास ग्राफ हो जाएगा। अब ग्राफ को प्लॉट करना है तो आपको इनके एक्सप्रेशंस को देखना होगा। यहां पर देखो, आपको ई और स्मॉल आर को देखना, क्योंकि स्मॉल आर वेरिएबल है। तो देखो यहां पर आपको ई और आर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन दिख रहा है ई और स्मॉल आर में, पहले वाले केस में। दूसरे वाले केस में ई जो होगा वो मैक्सिमम होगा, क्योंकि यहां पर आपको कोई स्मॉल आर नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ये वैल्यू फिक्स हो जाएगी, दैट इज मैक्सिमम, चेंज नहीं होगी तो मैक्सिमम ही हुई। और यहां पर देखो ई आउटसाइड जो होगा, यहां पर देखो ई और कौन सा रिलेशन है, ई और आर में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। तो इन तीनों चीजों को बनाते हुए ग्राफ प्लॉट कर लो। देखो, जब हम इनसाइड होंगे, मतलब सेंटर से जब सरफेस पर जाएंगे, कहां से, सेंटर टू सरफेस जाएंगे, सेंटर टू सरफेस जाएंगे, यहां पर देखो, तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये ग्राफ बन जाएगा ऐसा, जैसे जैसे आपकी डिस्टेंस बढ़ी है, सेंटर से आप बाहर जाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ेगी और यहां पे हो जाएगी आपके पास मैक्सिमम। क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। अब देखिए यहां पे होगी मैक्सिमम। अब जब हम आउटसाइड जाएंगे, क्या जाएंगे, आउटसाइड जाएंगे, तब क्या होगा, तो देखिए ई और आर में कौन सा रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। तो मतलब आपकी इंटेंसिटी डिक्रीज होगी। और एक बात और ध्यान रख लोगे, इनफाइनाइट पे जब आर आपकी इनफाइनाइट होगी तब ई कितना हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। क्लियर है ना, सोच के देखो ना, यहाँ पे जब आप 0 रखोगे तो यहाँ पे ई कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। क्लियर है, तो ये आपका ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। थोड़ा इसको ऐसे बना देते हैं, ठीक है, इस तरह से एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, यहाँ ई मैक्सिमम है और यहाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, ठीक है। तो ये हो जाएगी आपके पास एप्लीकेशन। अब इसमें क्या बात आपको याद रखनी थी, तो मैंने आपको क्या बताया है, ये आपके पास नॉन कंडक्टिंग स्फीयर था। इट मींस इसके अंदर भी चार्ज होगा, मतलब वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इस बात का ध्यान रखना है। तो अंदर के चार्ज क्यू डैश को निकालना कैसा था, तो वो मैंने आपको अभी तरीका बताया है। क्लियर है। और दूसरी बात, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ग्राफ की बात। तो ग्राफ आपको तीनों केसेस के बाद में प्लॉट करना है। क्लियर है। तो आज की क्लास हम यही खत्म कर रहे हैं और यहां पर आपकी गाउस लॉ की एप्लीकेशन भी खत्म हो जाती है। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करने वाले हैं, तो नेक्स्ट क्लास में हम गाउस लॉ की एप्लीकेशंस पर न्यूमेरिकल्स करेंगे सिर्फ, ठीक है। उसमें जितने भी पॉसिबल न्यूमेरिकल हैं टेक्स्ट बुक या एडवांस लेवल के, वो न्यूमेरिकल्स करेंगे। और उसके बाद एक क्लास और होगी जहां पर हम बचे हुए सेकंड चैप्टर के 2-3 टॉपिक होंगे, उसको आराम से क्लियर कर लेंगे। क्लियर है। तो आज की क्लास हम यही खत्म कर रहे हैं। आप घर पे रहिए, पढ़ते रहिए और नोट्स बनाते रहिए। और आप सभी को मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये चैनल देख रहे हो, अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हो, ठीक है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जितने भी वीडियोस आप तक पहुंचते हैं उनको आप शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब भी करें, ठीक है, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ठीक है। तो मैं जल्दी आगे और वीडियोस बना पाऊंगा। क्लियर है। तो आप घर पे रहिए, सेफ रहिए, पढ़ाई करते रहिए। किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम हो आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए, नोट से रिलेटेड, किसी टॉपिक में डाउट से रिलेटेड, ठीक है, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।